हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, जुडिशरी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सरकार के जो अंग होते हैं, 3 अंग, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या उसका क्वालिफ़िकेशंस होती है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। स्पेशली जो बात करेंगे हम हायर जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, तो जुडिशरी को मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया है यहाँ। एक होती है हायर जुडिशरी, एक होती है लोअर जुडिशरी। तो आज जो हम मेनली ज़्यादा बात करेंगे ना, वो हायर जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम हायर जुडिशरी में जो जजों की नियुक्ति होती है वो किस प्रक्रिया के तहत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कोलेजियम व्यवस्था होती है, तो वो क्या होती है, सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है तो उसको हम बोलते हैं लोअर जुडिशरी। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, यानी कि जिला जज, सीजीएम वगैरह आते हैं, और बहुत सारे जज होते हैं। तो ये लोअर जुडिशरी के अंतर्गत आती है। और हायर जुडिशरी जो होती है, वो हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सुप्रीम कोर्ट एससी से और ये है हाई कोर्ट एचसी। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, प्रावधान इसका दे रखा है 233 से 237 आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 214 से लेके 232। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अब दे रखा है 124 से लेके 147 तक आर्टिकल। ठीक है, अब अगर हम बात करें लोअर जुडिशरी में, तो लोअर जुडिशरी में जो जज होते हैं वो किस तरीके से अपॉइंट होते हैं। तो इनका जो होता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। ठीक है, लोअर जुडिशरी में अगर किसी जज की नियुक्ति होगी तो वो एग्ज़ाम के थ्रू ही होगी। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम कराता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसमें ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की। तो हायर जुडिशरी में जो इसमें रिटायरमेंट की एज भी याद करने के लिए लिख ली 60 होती है। ठीक है, लोअर जुडिशरी में। ठीक है, रिटायरमेंट एज। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखा जाए तो ये कब से, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट कब से। तो ये एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। तो बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी वो कलकत्ता में बनाई गई थी। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, 1774 में। लेकिन जो इसका जुरिस्डिक्शन थी, अधिकार क्षेत्र था, वो केवल बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक था। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई थी 1774 में, उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो इन 3 प्रांतों तक थी सीमित। ठीक है, बाद में यही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कब आई, तो ये आई थी 1936 को। 1936 को जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, ये डेट आप याद रखना, पूछ लेते हैं। तो 1936 को, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम स्केलेटन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों उसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होगी। तो 1936 में वो ट्रांसफ़र हो गई थी और 1937 से वर्किंग में आ गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, अब कोई जज है सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्वालिफिकेशंस क्या होती है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस, हाई कोर्ट में एज अ जज 5 ईयर। ठीक है, हाई कोर्ट में
एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस 10 ईयर्स, ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक विधि का ज्ञाता होना चाहिए राष्ट्रपति की नज़र में, या फिर हाई कोर्ट में एज ए जज उसने 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर ये क्वालिफिकेशंस होंगी तभी कोई जज जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम जजों की संख्या कितनी है। तो जब 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था तो संविधान में ये व्यवस्था थी कि एक तो सीजीआई होंगे, ठीक है। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनके अलावा 7 अदर जजेस होंगे। ये उस टाइम पे था, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें 2021 की, तो इस टाइम एक सीजीआई और 33 अदर जजेस हैं। यानी कि टोटल संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की वो है 34, ठीक है। अब जो सीजीआई होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको अगर करता कौन है, उसको करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उसको। और किस बेसिस पे करते हैं, तो सीनियरिटी के बेसिस पे करते हैं। सीनियरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होंगे, सीनियर जज को आप कंफ्यूज मत होना, उम्र के हिसाब से सीनियरिटी नहीं नापते हैं। वो किस टाइम पे जज बने थे, उनका एक्सपीरियंस कितना पुराना है, मतलब कितने कार्यकाल से वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज, मतलब एज अ जस्टिस है। और वो एक्सपीरियंस, वो जिसका हाईएस्ट टर्म होता है उसी को सीनियरिटी के बेसिस पे सीजीआई बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया सीजीआई के बारे में। लेकिन अगर अब हम बात करें कि और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो और जो अदर जजेस होते हैं, अदर जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है, वो एक व्यवस्था के द्वारा होती है जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम। अब ये क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आप इस व्यक्ति को एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करिए। तो जो वो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको नियुक्त करते हैं। एक तरीके से का एक ग्रुप होता है लोगों का ये। अब उस ग्रुप में कौन कौन होते हैं, उसमें एक तो सीजीआई होते हैं, ठीक है। सीजीआई के अलावा 4 अदर जजेस, सीनियर जजेस, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 5 लोगों का एक पैनल होता है। ये नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो एडवाइस होती है, इस पैनल की, कॉलेजियम व्यवस्था की जो एडवाइस होती है, ये मैंडेटरी होती है। यानी कि ये प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम की एडवाइस से वो बाउंड होते हैं, उसी के हिसाब से अपॉइंट करते हैं वो, ठीक है। जजेस कोई सा भी हो, या सीजीआई हो या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये होती है कॉलेजियम व्यवस्था। तो यानी कि जो पैनल डिसाइड करते हैं नामों को, मान लीजिए इन्होंने 10 नाम लिए, अब 10 नाम में से ये जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वही नाम प्रेसिडेंट के पास लिस्ट जाती है और वही उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये तो हो गया कॉलेजियम इसका सुप्रीम कोर्ट का। अब अगर हम हाई कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं,
तो हाई कोर्ट के कोलिजियम में कौन कौन होता है? हाई कोर्ट के कोलिजियम में होते हैं, एक तो होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और होते हैं 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट, और होते हैं हाई कोर्ट, जो जिस हाई कोर्ट में अपॉइंट हो रहा है जज, उसके जो CJI, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस। मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में हो रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। हाई कोर्ट के जो कोलिजियम पैनल होता है उसमें 4 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम होता है उसमें 5 लोग होते हैं, ठीक है। अब इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान इसके ऐसे हैं कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो हायर जुडिशरी में जो जजेस होते हैं वो भारत के कुछ ही चुनिंदा परिवार हैं, 100-150 परिवार, उन्हीं में से ही जज बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो जजों के द्वारा ही जजों की नियुक्ति हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक होता है, इफेक्ट करता है ये चीज़ कि जिसको वो लाइक करते हैं, जिसको वो ज़्यादा पसंद करेंगे तो उसको वो बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का या कुछ वैसा सिस्टम तो है नहीं, वो तो सिर्फ लोअर जुडिशरी में होता है। इसलिए इसके डिसएडवांटेज भी यही होते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात जैसा होने लगता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए बहुत सी सरकारों ने कदम उठाए हैं, जिसमें 2014 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने एक संशोधन किया था, एक अमेंडमेंट किया था, 99th अमेंडमेंट, ठीक है। इन्होंने एक संशोधन किया था, उस संशोधन के हिसाब से इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। इन्होंने कहा साहब ये कॉलेजियम व्यवस्था को ख़त्म करते हैं, और कॉलेजियम व्यवस्था को ख़त्म करके इन्होंने उसके उस स्थान पर नेशनल NGAC लागू कर दिया था, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संगठन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन्होंने बनाया। अब उसमें इन्होंने क्या करा, उसमें इन्होंने 6 मेंबर्स रखे, ठीक है। अब 6 मेंबर्स में इन्होंने किस किस को रखा, इन्होंने 6 मेंबर्स में CJI को रखा, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। उसके अलावा 2 अदर जजेस ऑफ सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, लॉ मिनिस्टर होगा, ठीक है, सरकार की तरफ से, और 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे। समझिए इस चीज़ को ध्यान से आप। इन्होंने जो अमेंडमेंट किया, संशोधन, उसके हिसाब से इन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था को हटा दिया। कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये बनाया। अब इसमें इन्होंने 6 मेंबर्स बनाए। 6 मेंबर्स में कौन कौन होते थे, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक लॉ मिनिस्टर और 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब इन्होंने कह दिया कि अब ये जो डिसाइड करेंगे, ये पैनल डिसाइड करेगा, उसी की नियुक्ति होगी। अब इस अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि हमें पता ही है हम किसी भी अमेंडमेंट को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अब कोर्ट में जब चैलेंज किया गया इस अमेंडमेंट को, तो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस ग्राउंड पर डिक्लेयर कर दिया, अब आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत केस है, केशवानंद भारती केस, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था। उसमें मतलब ये कहा गया था कि आप संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। अब बेसिक स्ट्रक्चर, उस केस में ऐसा कुछ नहीं बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई लिस्ट नहीं है कि साहब ये चीज़ें कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अब आप संशोधन करो और इसको ध्यान में रखो, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो केस पे डिपेंड करता है, और वो हर केस का अलग हिसाब से होता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर, अब इसमें कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़
मैंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो उन चीज़ों में एक चीज़ और आती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये तो हटा देता हूं मैं। और इसके अलावा एक आर्टिकल 50 पढ़ा होगा आप लोगों ने, डीपीएसपी मैंने वीडियो बनाई थी, जो लोगों को नहीं पता हो आर्टिकल 50 क्या होता है वो वीडियो को देख ले। आर्टिकल 50 में क्या चीज़ लिखी थी? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखिए, अब जो मैंने बताया था 6 मेंबर्स, इन्होंने जो एनजेएसी बनाई थी उसमें 6 मेंबर्स थे। अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 6 मेंबर्स में 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे और एक लॉ मिनिस्टर भी थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके अपॉइंटमेंट में। इसी वजह से जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, कि वो जो जुडिशरी है उसको हम कार्यपालिका और उससे अलग रखेंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये चीज़ तो फिर इफेक्ट, अब इसकी इंडिपेंडेंस को तो खतरा हो गया इस चीज़ से, ठीक है ना। तो इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो प्रभावित होती है। इस वजह से क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, लॉ मिनिस्टर आ जाते हैं। इस तरीके से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा इफेक्ट पड़ता है, और उस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो आपका अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद से जो अपॉइंटमेंट होती है वो दोबारा उसी कोलिजियम व्यवस्था से होती है। तो एट प्रेजेंट में जो हमारे देश में हायर जुडिशरी में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कोलिजियम व्यवस्था के द्वारा ही होती है। हाई कोर्ट में तो फिर भी जो लोअर जुडिशरी से जजेस पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत से जजेस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं लोअर जुडिशरी से, क्योंकि उसमें एज का बहुत बड़ा वो रोल हो जाता है। हाई कोर्ट पहुंचने में भी उनको 1 आध साल ही हाई कोर्ट में बिताने मिलता है, क्योंकि लास्ट के रिटायरमेंट के कुछ साल पहले ही वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद 3 साल और लगाएंगे वो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। ये रिटायरमेंट एज मैंने इसकी बताई थी, लोअर जुडिशरी की 60 बताई थी आपको, हाई कोर्ट की होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट की होती है 65, यानी 65 साल की आयु में आकर जज रिटायर होते हैं, और 62 में आकर हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, और 60 में आकर लोअर जुडिशरी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स होती हैं उनका जज रिटायर होता है। कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही हमारे देश में इस टाइम जजों की नियुक्ति होती है। इस टाइम जो हमारे जजेस हैं वो रमन्ना साहब, वो 48th CGI हैं भारत के। इनसे पहले 46th CGI और थे, वो आप लोग जानते होंगे, इस टाइम राज्यसभा मेंबर भी हैं वो, रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई ने जो उनका जो टारगेट था, उनका टारगेट लोअर जुडिशरी पे था, और इनका जो टारगेट है, इनका टारगेट जो है वो हायर जुडिशरी पे है। इन्होंने लोअर जुडिशरी में जो वैकेंसीज थी उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत वैकेंसीज निकलवाई थी। अब ये जो है ये हायर जुडिशरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि हमारे को इस टाइम जो हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, ठीक है। 25 हाई कोर्ट्स में जो जजेस की संख्या है वो 1030 है, ठीक है, यानी कि 1030 जजेस बैठेंगे 25 हाई कोर्ट्स में। लेकिन अगर आप इसका आंकड़ा देखें तो मई के अकॉर्डिंग, अभी का तो पता नहीं, लेकिन मई के अकॉर्डिंग केवल 430 जजेस ही हैं इन हाई कोर्ट्स में जो अभी तक कार्यरत हैं। तो ये सारा मैंने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया। इसके अलावा कोई और पॉइंट छूट रहा हो तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।